back to Kanik Karani channel. In this video of mine, I am going to explain you about next 20 question related to ट्रांसफॉर्मर. अभी तक हम बेसिक्स के ट्रांसफॉर्मर के, डीसी मशीन के और सिंक्रोनस मशीन के, इन चारों के टॉप 20 क्वेश्चन देख चुके हैं. आज की सीरीज में लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम देखने वाले ट्रांसफॉर्मर के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन. तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ ट्रांसफॉर्मर. द डिग्री ऑफ हमिंग लेवल ऑफ द नॉइज कोस्ट इन द ट्रांसफॉर्मर में बी रिड्यूस्ड बाय. जो हमिंग साउंड आती है जब हम ट्रांसफॉर्मर के आसपास होते हैं, तो वो किसकी वजह से आती है? वो आती है मेरी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से. मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से आती है. मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से आती है. ये एक तरीके से कॉज है. पर इसने पूछा गया है कि इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन तो हो नहीं सकता. ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? हाई फ्लक्स डेंसिटी. तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी पे. जितना ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी उतना ज्यादा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें रिड्यूस करना है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को, तो हमें फ्लक्स डेंसिटी भी रिड्यूस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही नहीं है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन टाइटनिंग ऑफ कोर. अगर हम जो कोर है, जो मेरी स्टैंपिंग्स है, ठीक है, उनको सही से टाइट कर दे, तो जो मूवमेंट है लैमिनेशन की वो कम होगी. इसका मतलब जो मेरा हमिंग नॉइस है वो कम प्रोड्यूस होगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22. ए ट्रांसफॉर्मर विद द 10:1 and rated kVA 50, 2400 to 240 volt 50 hertz is used to step down the voltage of a distribution system. The low tension voltage is to be kept constant at 240 volts. जो लो वोल्टेज है वो हमें कांस्टेंट रखनी है 240 वोल्ट पे, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज हो रहा है. ठीक है, तो लोड साइड की वोल्टेज जो V2 है वो कांस्टेंट है, इसने बोल दिया टर्मिनल वोल्टेज. नेक्स्ट, इफ द ट्रांसफॉर्मर इज फुली लोडेड. ट्रांसफॉर्मर जो है फुल्ली लोडेड है भाई, और बोल रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैग, जिसका पावर फैक्टर कितना है? 0.8 लैग है. तो लोड इंपीडेंस कनेक्टेड टू लो टेंशन साइड विल बी नियरली. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो बोले पहले हम वो बना लेते हैं. ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है. ठीक है ना, इधर क्या बोल रहा है? इधर क्या है? लोड लगा पड़ा है मेरा 0.8 pf लैग का. ठीक है, यहां से मेरा I2 फ्लो करेगा या IL फ्लो करेगा. ये मेरा हो गया E2. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बोल रहा है 240 वोल्ट कांस्टेंट मेंटेन की गई है. जो मेरा V2 है वो 240 वोल्ट मेंटेन किया है, और दूसरा IL जो रेटेड फ्लो करेगा, IL जो होगा रेटेड होगा, तो S रेटेड बाय V रेटेड ये होगा. कहाँ लिखा पड़ा भाई कि IL रेटेड होगा? सबसे पहली बात तो ये लिखा पड़ा फुल लोडेड. फुल लोडेड का मतलब क्या हुआ कि उसका जितना करंट फ्लो करवाने की कैपेसिटी है उतना फ्लो कर रहा है. और करंट फ्लो करने की कैपेसिटी कहां से आती है भाई? रेटिंग से आती है, केवीए रेटिंग से और वोल्टेज रेटिंग से. तो बेसिकली 50 केवीए अपॉन में 240 वोल्ट. अभी निकालना क्या अपने को? लोड इंपीडेंस. लोड इंपीडेंस क्या होगा भाई? इधर से जो आप देख रहे हो, इधर से जो आप देख रहे हो, इधर से देखने पे जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस आएगी, तो वो क्या होगी? V2 बाय IL. V2 बाय IL या V2 बाय I2. तो V2 कितना है मेरा? 240, और IL कितना है मेरा? 50 इंटू 10⁻³ इंटू में 240. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1.15 ओम. ठीक है, सो दिस इज द लोड इंपीडेंस विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्या बोल रहा है? ट्रांसफॉर्मर कॉइल इज बाउंड विद द कॉइल कैरिंग अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्ज. ठीक है, और द हिस्टैरिसीस लूप हैज एन एरिया. हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप का एरिया दिया हुआ है 60,000 यूनिट. और जब इसका एरिया पर्टिकुलर क्वांटिटीज में निकालेंगे तो 10⁻⁴, और एक्सिस दिए हुए हैं ये जो इंटू में 10⁻². ये 10⁻² है. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा मेरा 4, तो 600 वेबर एम्पियर पर मीटर क्यूब. ये आ जाएगा मेरा एरिया.
ठीक है, हिस्टैरिसीस का। उसके बाद पूछा क्या इसमें, इफ द मैग्नेटाइजेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कोर, वॉल्यूम दी हुई है कितनी 0.01 मीटर क्यूब। तो पावर लॉस पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, पावर लॉस। पावर लॉस एक्चुअली क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस की बात कर रहा है, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ लूप इनटू वॉल्यूम अपॉन में टाइम टेकन, और जब ये टाइम टेकन जो होगा इसके इधर जाएगा तो इनटू में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो 600 एम्पियर वेबर पर मीटर क्यूब इंटू 0.01 इंटू में 50, तो 6 आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू में 50, तो ओवरऑल 300 वॉट। इधर जो रिमेंबर करने की बात है वो जरूरी है कि हिस्टैरिसीस लॉस के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो जो हम ये पढ़ते हैं, इक्वल टू का साइन आ जाएगा के एच मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो ये है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इनटू में वॉल्यूम इनटू में फ्रीक्वेंसी, या आप और में टाइम टेकर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली ए बी सी डी पैरामीटर्स जो होते हैं वो, उसकी बात कर रहा है। ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो n रेशियो 1, ठीक है, टर्न रेशियो n रेशियो 1 है, यानी V1 प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, n/1 विच इज इक्वल्स टू n1/n2, ठीक है। टर्न रेशियो का मतलब ये आया है। दूसरा हमें क्या पता होता है, इधर से हम क्या बोल सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू nV2, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा हम क्या जानते हैं, एमएमएफ बैलेंसिंग से, एमएमएफ बैलेंसिंग से क्या जानते हैं, I1 N1 इक्वल्स टू I2 N2, प्राइमरी साइड का एमएमएफ सेकेंडरी साइड के एमएमएफ के इक्वल होता है। रिमेंबर वी आर नेग्लेक्टिंग नो लोड करंट, ठीक है। सो इधर से मेरा I1 क्या आ जाएगा, I2 N2 अपॉन N1, ठीक है ना। सो I1 इज इक्वल टू I2 अपॉन में n, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये n कहां से आया, n1 अपॉन n2 था, n1 अपॉन n2 क्या है n, तो यहां से मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें क्या होती है, v1 इक्वल्स टू av2 प्लस, सॉरी यहां आता है माइनस di2, सिमिलरली i1 इक्वल्स टू cv2 माइनस di2। तो जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो v1 की इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करेंगे, और सेकंड इक्वेशन को फोर्थ से कंपेयर करेंगे, तो इधर से हमारा एबीसी पैरामीटर्स क्या आएंगे, n 0 0 1/n, ये है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से माइनस, यहाँ तो प्लस था, तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन को तो यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो डी तो माइनस आना चाहिए। पर एक्चुअल में ये जो वैल्यूज है ना, ये तब है जब मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे लेता हूँ टू पोल नेटवर्क में, ठीक है। बट एक्चुअल में हम करंट की डायरेक्शन ये जो एमएमएफ बैलेंसिंग लेते हैं वो यही लेते हैं ओरिजिनल, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाता है, ठीक है ना। एक्चुअल में टू पोल नेटवर्क में क्या होता है, देखो ये आया, ये इनपुट ये आउटपुट, ये आया I1 V1 V2 I2 की डायरेक्शन ये होती है। बट ट्रांसफॉर्मर में I2 की डायरेक्शन मतलब सेकेंडरी करंट होता है वो ऐसे लेते हैं, फ्लो करते हैं। तो जब हम ऐसे डायरेक्शन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना। I2 मैंने ये वाला केस का लिया है, ठीक है, ये वाला केस का नहीं लिया, तो ये वाला केस होता है तो माइनस आता है, इस केस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस ही आएगा। तो ओवरऑल मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एन वन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए है 24 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कह रहा है कि कैन अ ट्रांसफॉर्मर 50 हर्ट्ज बी यूज्ड फॉर 25 हर्ट्ज इफ द इनपुट वोल्टेज इज मेंटेन कांस्टेंट एट द रेटेड वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू 50 हर्ट्ज। देखो कोई भी ट्रांसफॉर्मर डिजाइन होता है तो वो जो ट्रांसफॉर्मर है पर्टिकुलर रेटिंग के लिए डिजाइन होता है, ठीक है ना। उस रेटिंग में वोल्टेज भी आती है और फ्रीक्वेंसी भी आती है, केवीए भी आता है, इसके अलावा बतेरी चीजें आती हैं, बट वी हैव टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स आर डिजाइन पैरामीटर फॉर एनी ट्रांसफॉर्मर, सॉरी। तो जब मेरा एक बार ट्रांसफॉर्मर डिजाइन हो गया तो उसमें ये दोनों फिक्स रहती है, मतलब ये दोनों पर्टिकुलर वैल्यू लेकर ही मैं ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पर वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को तो कर दिया 50 से 25, बट वोल्टेज को रखा कांस्टेंट। ट्रांसफॉर्मर को ऐसे हम मानते ही चलते हैं कि फ्लक्स जो रहना चाहिए उसका वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर फ्लक्स क्या होता है, V/F रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मेरा V सेम है और फ्रीक्वेंसी मैं कम कर रहा हूं
तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट तो रहा नहीं, पहला डिसएडवांटेज ये है। ठीक है, अगर फ्लक्स कॉन्स्टेंट नहीं रहा तो क्या होगा भाई, तो होगा क्या, मेरा ट्रांसफॉर्मर सैचुरेशन में चला जाएगा। क्योंकि लिए हम ट्रांसफॉर्मर को जो बनाते हैं ना, तो BH कर्व के हिसाब से, या फिर यहाँ ले लो, आई ले लो, यहाँ चाहे, तो ये लीनियर जाके फिर सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे हमारा ट्रांसफॉर्मर डिजाइन होता है मैक्सिमम की फाई ये रखेंगे हम। बट अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फाई बढ़ जाएगा, और फाई बढ़ जाएगा तो वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। ठीक है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। 26th क्वेश्चन है, जनरली द नो लोड लॉसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिप्रेजेंटेड इन अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय अ पैरेलल रेजिस्टेंस विद लो वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा बेसिकली ये मेरा आरसी हो गया, ये हो गया मेरा XM नो लोड ब्रांच, और यहाँ पे आएगी मेरी R1 और XL1, ये मेरी रेजिस्टेंस, ये R2 XL2, ये रेफर टू प्राइमरी साइड का है। तो इसकी बात कर रहे हैं, नो लोड लॉस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, शंट ब्रांच से रिप्रेजेंट करते हैं और विद लो वैल्यू। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन। तो अगर मेरा फ्लक्स डेंसिटी फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर ये ज्यादा है तो क्या एडवांटेज रहेगा, तो EMF इज इक्वल टू 4.44 n नंबर ऑफ टर्न्स पर पेज 5F। जनरली ये रहता है, अगर मैं ग्रोस सेक्शन ग्रोस एरिया और नेट एरिया, दोनों ग्रोस सेक्शन एरिया जो है दोनों को इक्वल मानता हूँ, तो ठीक है, तो कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसमें क्या दिख रहा है हमें कि EMF जो है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो और B इंटू ए, फॉर कॉन्स्टेंट EMF इफ फ्लक्स डेंसिटी इज मोर सो एरिया शुड बी लेस। ठीक है, मतलब डायमेंशन जो होनी चाहिए वो कम भी हो सकती है। तो अगर डायमेंशन कम हो गया, नहीं 4 का साइज कम हो जाएगा, 4 का साइज कम होगा तो ट्रांसफॉर्मर का ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिक्रीज द टोटल वेट पर KVA। ठीक है ना, तो कोर का साइज कम हो रहा है पहली चीज, और दूसरे ऑप्शंस भी है जिसमें हमारा कॉपर के साइज पे भी बात करनी पड़ेगी हमें फिर, क्योंकि C और D में जो है ना, आयरन और कॉपर अलग अलग बात की हुई है, तो आयरन का साइज तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वट अबाउट कॉपर, कॉपर में क्या है, कॉपर की रेटिंग यानी कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट की रेटिंग पे। ठीक है, तो भाई देखो सीधी सी बात है, फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, सो और फाई इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस तो सेम है भाई, बट अगर फ्लक्स ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तो मेरा करंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कॉपर के वेट में इंक्रीज आएगा, वहीं वहीं ऑप्शन नंबर सी होगा। ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, कॉपर के वेट में इंक्रीज आएगा और आयरन के वेट में डिक्रीज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग 100 प्राइमरी टर्न्स एंड 1 दिया हुआ है 1000। ठीक है, और कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई, यानी V1 दिया हुआ है 250। नेक्स्ट क्या बोला, पूरा सेकेंडरी वोल्टेज V2 कितना दिया हुआ है 400 वोल्ट। तो नंबर ऑफ टर्न्स में सेकेंडरी कितने हो जाएंगे, सो N2 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय V1। ये हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है, इसी का यूज करना है यहाँ पे। तो N2 कितना आ जाएगा, N1 इंटू में V2 बाय V1। तो N1 कितना है मेरा, N1 है 1000 इंटू में 400 बाय 250, सो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1600 टर्न्स। सो एज द वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो स्टेप अप होगा, तो वो को श्योरिटी मिल रही है। दूसरा कितने से स्टेप अप होगा, तो दिस इज द क्लियरिटी। और इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो मुझे नहीं लगता आपको ये डाउट होगा।
ट्रांसफॉर्मर का सबसे बेसिक चीज पढ़ते हैं जो 12th में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड लाइक दिस। ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना मेरा। V1 V2 इधर जो है ध्यान रखने की बात क्या है, जैसे मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो मेरी इंडक्टिवली भी हो रही है और कंडक्टिवली भी हो रही है, दोनों तरीकों से हो रही है। सो मैग्नेटिकली एंड कंडक्टिवली दोनों तरीकों से हो रही है मेरी एनर्जी ट्रांसफर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये एक तरीके से देखा जाए तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो प्लीज सुनिएगा। ए 100 kVA 6600 to 330 volt 50 hertz single phase transformer took 10 ampere 436 watt at 100 volt in a short circuit test। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये है रेफरिंग टू हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। द वोल्टेज टू बी अप्लाइड to the high voltage side on the full load at 0.8 power factor lagging when the secondary load voltage is 330। यानी सेकेंडरी पे हमने रेटेड वोल्टेज मेंटेन की हुई है। तो इसका कुछ इस तरीके से ध्यान से देखिए, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ये मेरा लोड, यहाँ पे 330 हमने मेंटेन किया है। अगर यहाँ 330 मेंटेन किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ 6600 मेंटेन किया होगा, ठीक है। हमें ये पता लगाना है कि प्राइमरी साइड पे जो है वोल्टेज क्या होगी, V1। और हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी जो है सेकेंडरी साइड पे इंपीडेंस जो है Z कनेक्टेड है, ठीक है। Z इज बेसिकली इक्विवेलेंट इंपीडेंस है R प्लस JX, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो यह है कि आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या निकालो, वो तो दोनों तरीकों में यूज होगा बेसिकली। पहले आप निकालो R। R कैसे निकलेगा, सो आर निकालने का तरीका ये है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटिंग दी हुई होती है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो रेटिंग दी हुई होती है पावर रेटिंग, वो क्या होती है I स्क्वायर R लॉसेज होती है, यानी कॉपर लॉसेज होते हैं। सो इधर से अगर मैं R निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पावर अपॉन में I स्क्वायर। सो मेरा पावर कितनी है 436 अपॉन में 100। आई का स्क्वायर है, आई कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर दिया हुआ है ना। सो ये मेरा आ जाएगा 4.36 ओम। Z कैसे निकलेगा, Z होगा ये वाला साइड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या आ जाएगा V2 बाय I2, सॉरी V1 बाय I1, जो वोल्टेज है उस टाइम पे और जो करंट है। तो ये आ जाएगा मेरा 10 ओम, ठीक है। तो X क्या आ जाएगा मेरा, इधर से अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 4.36 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अप्रोक्स 8.999 ओम। सो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है आगे कि हमें वोल्टेज बतानी है कहाँ की, हाई वोल्टेज साइड पे कितनी वोल्टेज होगी। तो बेसिकली अगर हाई वोल्टेज साइड पे आप निकालनी है तो हमें क्या करना आएगा, हाई वोल्टेज साइड पे जो वोल्टेज होगी वो हम तब निकाल सकते हैं अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन पता चल जाए, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन पता चल जाएगा तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं बेसिकली हाई साइड पे वोल्टेज कितनी है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, फॉर फुल लोड, यहाँ पे मेंशन है फुल लोड के लिए, बट मैं आपको ओवरऑल किसी भी लोड के लिए बता देता हूँ। फॉर लैग लोड, फॉर लैग लोड ये है फॉर्मूला मेरा, ये प्लस माइनस हो जाता है लीड के लिए, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन आप वही सा भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, कि लैग लोड है या लीड लोड है, ठीक है। और ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं बताता हूँ। ये बता रहा है फ्रैक्शनल लोडिंग, कितने परसेंट लोडिंग है, फुल लोड है, हाफ लोड है, हाफ लोड है तो 0.5 हो जाएगा, 75% ऑफ लोडिंग है तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन लोडिंग ये आता है। आर पर यूनिट रेजिस्टेंस है, एक्स पर यूनिट क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंस है। cos phi इज अ पावर फैक्टर, sin phi इज द साइन ऑफ पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। तो cos phi ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 0.8 है, और लैग रहेगा प्लस आएगा, लीड होता तो माइनस आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालते पहले कितना परसेंट हो रहा है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे इसका। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पहले आर पर यूनिट में निकालेंगे अगर हम, तो इसको बेस से डिवाइड करेंगे, एस बेस बी बेस का स्क्वायर इंटू में एस बेस। तो ये 4.36 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में, और एच बी साइड निकालना है तो
66 इंटू 66 टू 10⁴ कुछ इस टाइप से आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4.36 इंटू 10 अपॉन में 66 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली 8.999 इंटू 10 अपॉन में 66 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और एक्स को रखेंगे 1, cos फाई आएगा मेरा 0.8, और जब ये साइन फाई निकालेंगे तो स्टैंडर्ड है 0.6 आता है ये। ठीक है, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 2.04%। ठीक है, तो मेरी जो हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 प्लस 2/100 2.04/100 इनटू में 6600। तो ये अप्रोक्स आएगा 6735 वोल्ट। पर इसमें जो ऑप्शन में है तो अप्रोक्स ये आ रहा है 6734 की जगह पे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 31, a single phase transformer has total core loss 1000 watt at 420 volt 60 hertz। तो 1000 watt का लॉस है जब 60 हर्ट्ज 420 वोल्ट्स पे, और 400 वॉट का लॉस कितने पे बोल रहा है 30 हर्ट्ज और 210 वोल्ट पे। देखो V बाय एफ रेशियो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हम इसको, अभी आपको बताऊंगा एडवांटेज क्या होता है। हमें टोटल लॉस बताना है किस पे 350 वॉट 50 हर्ट्ज। तो देखो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे V बाय एफ रेशियो अगर आप निकालोगे तो 420/60 इज इक्वल टू 210/30 350/50। ये तीनों क्या होंगे इक्वल आएंगे। ठीक है, तो V बाय एफ रेशियो मेंटेन होता है। तो टोटल कोर लॉस क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉसेस का सम होता है। तो जब हमको कभी क्वेश्चन में ये बोला जाता है ना कि V बाय एफ रेशियो मेंटेन है, या फिर आपको जो वैल्यूज दी हुई है आप उसमें क्रॉस चेक कर लेते हो कि V बाय एफ रेशियो मेंटेन है, तो आपको सिंपली ये चीज दिमाग में रखनी है कि इसमें मेरे को ये कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, सो इधर से PT बाय एफ आ जाएगा K1 प्लस K2 एफ, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉसेस फ्रीक्वेंसी के लिए प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब मेरा V बाय एफ रेशियो जो है मैंने कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। सो इससे ये फॉर्मूला आपको याद रिमेंबर करना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अभी इस चीज को यूज करके ना हम K1 K2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनको जब पुट करेंगे इसमें तो मेरे टोटल लॉसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं, इसको मैं साइड में नोट करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले साइड में लिख लिए हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन बनाते हैं। तो 1000/40 400 सॉरी 1000/60 आएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 फ्रीक्वेंसी कितनी है 60। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 400/30 K1 प्लस K2 30। तो इसको फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 800 200/60 इज इक्वल्स टू 30 K2, और जब K2 की वैल्यू लिखेंगे तो 200/60 इंटू 30। तो K2 क्या आ जाएगा जैसे मेरा 1/9। K2 आ गया मेरा कितना 1/9। K2 निकाल लिया मैंने, अब K1 निकालते हैं। K2 K1 निकालने के बाद उन दोनों की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, K1 कितना आएगा, K1 आएगा मेरा 1000/60 माइनस 1/9। तो बेसिकली ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 50/3 माइनस 1/9। सो ओवर एंड ऑल इनटू में यहाँ पे वो भी आएगा, कहते फ्रीक्वेंसी भी तो आएगी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 60, यहाँ 60 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 150 माइनस 60/9 90/9 इज इक्वल टू 10। तो K1 कितना आ जाएगा मेरा 10। तो अब इसको रब कर लेते हैं। K1 K2 की वैल्यू आ गई मेरी, तो उसको तो उस वैल्यू को हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो PT निकालना है मुझे
350 वोल्ट पे निकालना है, 50 हर्ट्ज पे निकालना है। तो 50 हर्ट्ज पे कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो K1 कितना आया मेरा 10 इंटू में 50 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का स्केल यानी 2500 इंटू में K2 कितना है 1/9, तो आ जाएगा 500 प्लस 2500/9। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा ओवरऑल आ जाएगा 777.8 वॉट। तो ये टोटल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। इधर से अगर आपको सिंपली सेपरेट लॉसेस भी पूछ सकता है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस, तो उसके लिए आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, K1 की वैल्यू निकल जाएगी, F गिवन होगा, और एडी करंट के लिए इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। सिमिलरली K2 की वैल्यू गिवन होगी, सॉरी कैलकुलेट करेंगे हम, F हमारे को गिवन होगा। So question number 32. In a transformer, core loss is 120 watt at 40 hertz and 82.5 watt at 30 hertz. Both losses are measured at the same flux density. ठीक है? The hysteresis and eddy current losses at 50 hertz will be. तो एक बात ध्यान रखने की है, इधर बोल दिया है कि सेम फ्लक्स डेंसिटी। अगर नहीं बोलता तो वोल्टेज देता तो V बाय एफ रेशियो से आप चेक करते कि V बाय एफ रेशियो मेंटेन्ड है नहीं। अगर V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट रहता है तो वो फ्लक्स डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। तो इधर क्या बोला है 50 हर्ट्ज पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था आपको कि वो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस पूछ सकता है सेपरेट। तो आपको ये याद रखना है कि PT इज टू K1 F प्लस K2 F स्क्वायर, ठीक है। तो PT बाय F इज टू K1 प्लस K2 F स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे K2 F आएगा। तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं अपन अब। तो 120/40 इज इक्वल्स टू K1 प्लस 40 K2 और 82.5/30 इज इक्वल्स टू K1 प्लस 30 K2। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 120 इंटू 30 माइनस 82.5 इंटू 40/40 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 10 K2। इधर से K2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। K2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/40, और जब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इधर से K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2। सो अभी हमको हिस्टेरिसिस लॉसेस निकालना है, तो हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या है K1 F, तो 2 इंटू में 50 100 वॉट ये आ गया, ठीक है। और एडी करंट K2 इंटू F स्क्वायर, तो K2 कितना है 1/40, F स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, तो ये आ जाएगा 62.5 वॉट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग ऑफ अ सेकेंडरी साइड। सो सिंपल कंसेप्ट है, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर वी हैव स्टडीड दैट केवीए रेटिंग और वी कैन से VA रेटिंग जो होती है प्राइमरी साइड की जो होती है इक्वल होती है सेकेंडरी साइड की। तो ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 500 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज एन परसेंटेज रेजिस्टेंस और परसेंटेज रिएक्टेंस डिलीवरिंग 400 kVA एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है ना। परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन ही पूछ रहा है एक तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बताया है। एक्स फॉर लीडिंग के लिए इसमें माइनस आ जाता है बस, और कुछ चेंज नहीं होता। आर पर यूनिट और परसेंटेज सेम रहता है, परसेंटेज में बस पर यूनिट में करने के लिए क्या कर देते हैं डिवाइड विद 100 कर देते हैं, ठीक है ना। एक्स पर यूनिट साइन फाइव। तो देखो ये 2.5 दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले एक्स पता करते हैं। एक्स क्या है मेरी फ्रैक्शनल लोडिंग होती है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, इट इज डिलीवरिंग दिस। तो फ्रैक्शनल लोडिंग क्या हो जाएगी मेरी 400 अपॉन में टोटल केवीए जितना डिलीवर कर रहा है अपॉन में टोटल, ये आएगी मेरी 0.8, ये आ गया मेरा 0.8। आर पर यूनिट क्या हो जाएगा 2.5/100 इंटू में cos फाइव कितना आ जाएगा मेरा 0.8। एडिशन करेंगे फिर एक्स पर यूनिट कितना है मेरा 5/100 इंटू कितना कर देंगे 0.6। सिंपल है, स्टैंडर्ड है यार। cos फाइव अगर ये है तो sin फाइव अपने आप ही 0.6 आता है कैलकुलेट करने पे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 4%। इधर रिमेंबर क्या करना है, वी हैव टू रिमेंबर प्लस साइन फॉर लैग लोड माइनस साइन फॉर लीड लोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, टू टाइप्स ऑफ इंडोर टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या क्या होते हैं, तो इसमें बाउंड टाइप और बार टाइप होता है। बाउंड टाइप जो होता है हाई एक्यूरेसी वाला करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, और बार टाइप इसकी एक्यूरेसी
थोड़ी डामाडोल रहती है, लेस एक्यूरेट रहता है ये हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए बार टाइप यूज करते हैं, बाउंड टाइप जहां पे हमें एक्यूरेसी हाई चाहिए होती है ना, सिर्फ वही यूज करते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर, वन इज wound type, second one is bar type. Bar type is basically used for high voltages and wound type is used for higher accuracy. तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगी। तो अभी हमने वोल्टेज रेगुलेशन का कुछ देर पहले फॉर्मूला देखा था ट्रांसफॉर्मर के लिए, x इंटू में आर पर यूनिट कॉस फाई माइनस प्लस माइनस x पर यूनिट साइन फाई। एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन क्लियरली कि r पर यूनिट कॉस फाई, x पर यूनिट साइन फाई और x क्या क्या है। इधर बात जो ध्यान रखनी है वो है कि +4 लैग लोड -4 लीड। तो ये वैल्यू कब जीरो होगी, जब यहाँ पे माइनस होगा तभी कोई वैल्यू जीरो हो सकती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो तभी पॉसिबल है जब नेगेटिव साइन हो। नेगेटिव साइन किस लिए पॉसिबल है, ओनली लीड केस के लिए। तो लीड पावर फैक्टर के साथ हमारे तीनों केसेस अवेलेबल होते हैं, जीरो का, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का। तो जीरो और नेगेटिव ओनली पॉसिबल विद लीड लोड, इतना आप दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड इन एन ओपन सर्किट टेस्ट कॉपर लॉसेज आर ऑब्टेन्ड। नहीं भाई, इसमें तो मेरा कोर लॉसेज मिलते हैं मुझे, यही स्टेटमेंट गलत होगी। इन एन ओपन सर्किट टेस्ट करंट इज ड्रॉन, नहीं भाई, लो पावर फैक्टर रहता है भाई। थर्ड, करंट इज ड्रॉन एट जीरो पावर फैक्टर, नहीं जीरो नहीं रहता, हाई पीएफ रहता है इसका, इस केस में शॉर्ट सर्किट के टाइम पे। इन एन ओपन सर्किट करंट इज ड्रॉन एट लो, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ओसी में हम क्या करते हैं, हमको लो पीएफ मिलता है क्योंकि हम कोर लॉसेस को मेजर कर रहे होते हैं जिसमें शंट पैरामीटर हमारे रोल प्ले करते हैं, शंट आरसी और एक्सएम। तो बेसिकली एक्सएम जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, जिसकी वजह से आईएम भी डोमिनेटिंग होता है आई नोट के अंदर। ठीक है, तो आई नोट बेसिकली क्या होता है, आईसी प्लस आई एम, ये रहता है। तो इसमें ये फैक्टर डोमिनेटिंग रहता है, तो रिएक्टेंस है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ऑब्वियसली बात है पावर फैक्टर लो ही रहेगा ओपन सर्किट के टाइम पे। ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन भी आता है कि भाई वॉट मीटर जब हम ओपन सर्किट टेस्ट यूज कर रहे हैं तो किस टाइप का वॉट मीटर होगा। तो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन रहती है, डिजाइन में कुछ चेंजेस करते हैं अपन, मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं वो सब, कि लो पावर फैक्टर वॉट मीटर अलग से यूज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि 50 केवीए 200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है सिंगल फेज, उसको एज अ ट्रांसफॉर्मर यूज कर रही है 200 to 300 वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज होगा। तो इसकी ये वाली और एडिटिव सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी रहेगी, एडिटिव पोलैरिटी रहेगी, सब्ट्रैक्टिव नहीं रहेगी, तभी 300 वोल्ट आ पाएगा। इनपुट साइड पर उसने बोला, देखो ध्यान से देखोगे 300 वोल्टेज सोर्स है और सप्लाई क्या कर रहे हैं 200। तो ये वाली वाइंडिंग जो होगी ये मेरा करंट डिसाइड करेगी इधर से। ठीक है, तो 100 वोल्ट वाली वाइंडिंग है ये, तो 100 वोल्टेज वाला जो करंट होगा वो यहाँ से ऐसे इनपुट आ रहा होगा। तो अगर ये करंट पता चल जाए तो मैं केवीए रेटिंग बता सकता हूँ। सिंपल मेथड होती कि आप टॉप मोस्ट वाइंडिंग को पकड़ो और उसके अक्रॉस करंट देख लो जो वो टू वाइंडिंग की तरह कनेक्टेड है। ठीक है, इधर से करंट निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो इस वोल्टेज से, तो आपको केवीए रेटिंग पता चल जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई 100 वाले में क्या होगा, रेटेड केवीए अपॉन में 100 वोल्ट, तो 5 केवीए मेरा करंट हो जाएगा। और केवीए निकालनी है, केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर निकालना है, तो क्या होगा, वोल्टेज इनटू में करंट। सो बेसिकली 115 to 10 की पावर 5 PA, और वी कैन से 1500 kVA। तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं अपन। वाई कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट होना ट्रांसफॉर्मर दैट फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किट। तो बेसिकली इसका रिलेशन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से होता है। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे हम क्या ध्यान रखते हैं इसका, कि जो इधर जो इक्विपमेंट लगने हैं ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगने हैं जो, उनकी रेटिंग मिनिमल कम से कम रहनी चाहिए ताकि हमारा को इजिली अवेलेबल हो। तो इधर जो करंट होगा वो तो रेटेड फ्लो करना चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज जो होनी चाहिए वो रेटेड से कम रहती है शॉर्ट सर्किट के टाइम, तो हमको इसको कम रखना है। तो ये कहाँ कम रहेगा, एचवी साइड पे कम रहता है ये। ठीक है ना, तो ये साइड एचवी साइड रहेगी, तो शॉर्ट सर्किट की साइड को करेंगे हम एलवी साइड को। ठीक है, एलवी साइड मतलब लो वोल्टेज, यानी हाई करंट यहाँ पे होगा। तो अगर ये यहाँ रहता, इनपुट साइड रहता है एलवी,
तो हाई करंट फ्लो करता है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे को मिलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अपन सुटेबिलिटी के लिए यहाँ पे लो करंट रेटिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग का यूज करें। सो क्वेश्चन नंबर 40 विच इज लास्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर स्विच ऑन टू एन एसी सप्लाई इन ऑर्डर टू हैव द मिनिमम इंडक्शन करंट स्विच शुड बी क्लोज एट, स्विच कब क्लोज होना चाहिए, स्विच शुड बी क्लोज एट मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज। जब हम इंडक्श करंट की डेरिवेशन देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि इंडक्श करंट जो होता है वो मिनिमम कब होता है, वो मिनिमम होता है जब मेरा जो थीटा हो वो पाई बाय 2 हो, जो सप्लाई करंट है वी एम साइन ओमेगा टी, ये थीटा जो होना चाहिए ये पाई बाय 2 होगा, तब मेरा करंट जो होता है और इंडक्श करंट वो होता है मिनिमम, ये हमें पता है। और जब थीटा पाई बाय 2 होगा तो ये ऑब्वियसली बात है, मेरी सोर्स वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी अपने पीक वोल्टेज के इक्वल होगा।